नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साहस भरा कदम। आज सुबह मनोहर लाल जी एक नए उत्साह के साथ अपना बिस्तर छोड़कर उठे और इतनी उम्र में भी सारी व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। इतना जोश तो आजकल के नौजवानों में भी नहीं दिखाई देता, जितने जोश के साथ वे सुबह से पूरी व्यवस्था की देख रेख करने में लगे थे। और देखते भी क्यों ना, उनको एक नया जीवन देने वाली उनकी बिटिया ज्योति की आज सगाई जो थी। इतने में ज्योति आकर बोली, काका बहुत हो गया, रहने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नहीं, इस मंडप की सगाई हो रही हो। कब से आप इसको दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए हैं। देखिए, ये बूढ़ी हड्डियां भी जवाब देने लगी हैं। लीजिए, पहले ये नींबू पानी पी लीजिए, वरना मैं आपको कान खींचकर कुर्सी पर बैठा दूंगी। मनोहर काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब तो तू इस घर से जा रही है, अब तो इस बूढ़े पर अपने अत्याचार मत कर। और तो चिंता मत कर, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत ताकत है। नहीं काका, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाली। पहले आप ये नींबू पानी पी लीजिए, वरना। इतना कहकर ज्योति तैयार होने के लिए अंदर चली गई। ज्योति वह लड़की है जिसने मनोहर लाल जी के जीवन में फिर से खुशियां बिखेर दी थी। मनोहर लाल जी जो उनके यहाँ नौकर का काम करते हैं, परंतु ज्योति और उनके परिवार ने कभी उन्हें नौकर नहीं समझा और ज्योति ने तो उन्हें अपने पिता से कम भी दर्जा नहीं दिया था। कुछ देर बाद सगाई की रस्में शुरू हो चुकी थी। मनोहर लाल जी सब मेहमानों की आवभगत करने में लगे हुए थे। तभी ज्योति अपने मंगेतर के साथ स्टेज पर पहुंचती है। तो ज्योति के साथ उस नौजवान को देखकर मनोहर लाल जी के हाथ से पानी की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस बेटे को देखने के लिए कई साल से उनकी आंखें तरस गई थी, आज वह इस तरह से उनके सामने आएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मनोहर लाल जी दौड़कर स्टेज पर गए और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। सभी मेहमान आश्चर्य भरी नजरों से उनको देख रहे थे। सौरभ ने चारों तरफ देखा और शक पकाते हुए उसने मनोहर काका को स्टेज से धक्का दे दिया और गुस्से से बोला, कौन है ये? कैसे कैसे पागलों को आप लोगों ने नौकरी पर रखा हुआ है? ज्योति के पिता सुरेश बाबूजी बोले, बेटा ये कोई नौकर नहीं है, हमारे घर के सदस्य ही हैं। बेचारे कब से अपने बेटे को एक बार देखने के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हर किसी में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। सौरभ बोला, अंकल जी आप नहीं जानते ऐसे लोगों को। अरे गरीबी का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग देखते हैं बस पीछे पड़ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर मनोहर लाल जी सबकी नज़रों से बचते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। ज्योति सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनोहर लाल जी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा मनोहर लाल जी अपने बेटे की तस्वीर को देखकर बस रोए ही जा रहे थे। जिस पिता ने अपने बेटे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस माँ ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम करते करते अपने प्राण त्याग दिए हों, आज समय का फेर देखिए, आज उसी बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। ज्योति पीछे से मनोहर लाल जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, काका क्या सच में सौरभ आपका बेटा है? मनोहर जी कुछ नहीं बोले तो ज्योति उनके कपकपाते हाथों को अपने सिर पर रख कर बोली, काका आपको मेरी कसम, प्लीज़ बताइए ना, क्या सौरभ आपका बेटा है? मनोहर लाल जी एक गहरी सांस लेते हुए, अगर वह आपका बेटा है तो फिर आपकी ये हालत कैसे? मनोहर जी रोते रोते पिछली बातों में खो गए। आज बस्ती में बड़ा शोर शराबा था। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी के बेटे सौरभ ने 12वीं में पूरे राज्य में दूसरा स्थान जो प्राप्त किया था। मनोहर जी जो पेशे से एक रिक्शा चालक थे और उनकी पत्नी निर्मला लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी तंग हालत में भी पति पत्नी ने अपने इकलौते बेटे सौरभ की पढ़ाई में कभी कोई अड़चन नहीं आने दी। आज सौरभ ने भी अपने पिता की इस मेहनत का उन्हें इनाम दिया था। बस्ती की हर एक माँ सौरभ की तरह अपने बच्चे को उसके जैसा होशियार बनने को कह रही थी और बार बार निर्मला जी की किस्मत पर उसे बधाइयाँ दे रही थी। अब तो तुम लोगों के जल्दी से अच्छे दिन आने वाले हैं, निर्मला जी को दूसरी बस्ती में रहने वाली कौशल्या काकी ने कहा।
भगवान ऐसा होनहार बेटा सबको दे जो अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। दोनों पति पत्नी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे और बार बार भगवान को धन्यवाद अदा कर रहे थे जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। आगे की पढ़ाई के लिए सौरभ को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिली और वह पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर एक बड़े शहर चला गया, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। सौरभ का दाखिला एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। आज पहली बार सौरभ अपनी बस्ती की जिंदगी से अलग एक अलग ही दुनिया में आया था, जो गरीबों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वह हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था वहाँ 2 लड़के और रहते थे। लगभग वहाँ सभी अच्छे खासे घर से लगते थे। सौरभ उन सब के बीच में खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। एक दिन की बात है, सौरभ और उसके कुछ दोस्त बैठे थे कि तभी सौरभ की नज़र दूर एक भीड़ पर पड़ी। वहाँ कई सारे बच्चे मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे। सौरभ ने अपने पास ही बैठे एक लड़के से पूछा, वहाँ क्या चल रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे लोग उस बेचारे लड़के को परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे वे लोग गरीब हैं, ये छात्रवृत्ति पाकर यहाँ पढ़ने तो आ जाते हैं और फिर हमारी बराबरी करना चाहते हैं। बस उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए यह किया जाता है ताकि वे हमारी बराबरी करने की न सोचें। उस लड़के ने कहा। सौरभ बोला, पर गरीब हो या अमीर, पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अरे क्या तुम लोगों को अंदाज़ा भी है, यहाँ तक आने के लिए एक गरीब का सफ़र तुम अमीरों से कहीं ज़्यादा संघर्ष भरा होता है। सौरभ ने ऐसा कहा तो वह लड़का बोला, तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम भी उनके जैसे ही गरीब छात्रवृत्ति पर ही तो यहाँ नहीं आए हो? उस लड़के ने कहा। अपने सामने हो रहे उस लड़के पर अत्याचार देखकर सौरभ बहुत घबरा गया और उसी घबराहट में वह कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ा व्यापार है उनका और हमारी कई सारी दुकानें भी हैं। फिर तो ठीक है, रहने दो ना, किसके साथ क्या होता है उससे हमें क्या। पर हाँ, अगर गरीबों को ऐसे सबक ना सिखाया जाए तो फिर यह हॉस्टल इन कंगालों से ही भर जाएगा। चल यार, कैंटीन में आज पिज़्ज़ा खाते हैं। उस लड़के ने कहा। पिज़्ज़ा? सौरभ ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि अपने घर में 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से ही नसीब होती थी। पिज़्ज़ा का तो कभी स्वाद भी नहीं चखा था। हाँ, पर इतना जानता था कि यह कोई महंगी चीज़ है। और अब सौरभ कोई बहाना बनाने की सोचने लगा। फिर उसने कहा, नहीं यार, मेरा पेट खराब है, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद वह वहाँ से चला गया। वह हर रोज़ गरीबों के बारे में चल रही बातें सुनता तो उसे अपने माता पिता से चिढ़ होने लगती। दिनों दिन उसे ऐसे गरीब घर में पैदा करने के लिए भगवान को कोसता। उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था जिसे उसके पापा ने उसे जाते वक्त दिया था ताकि वह उनसे रोज़ बात कर सके। पर सौरभ वह फ़ोन लेकर कभी कॉलेज जाता ही नहीं था। कमरे में भी वो उसे साइलेंट मोड पर रखता था ताकि किसी को उसके फ़ोन का पता न चले और सभी से कहता, आते वक्त मेरा फ़ोन पानी में गिर गया, इसलिए पापा मेरे लिए नया फ़ोन लेकर आएंगे। फ़ोन को छुपाने के चक्कर में वो अपने माता पिता से कई कई दिनों तक बात नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा, अब मैं आप लोगों से तभी बात करूंगा जब आप मुझे एक नया स्मार्टफ़ोन लाकर देंगे। पर बेटा, स्मार्टफ़ोन तो बड़े महंगे होते हैं ना, हम कहाँ से लाएंगे? मनोहर लाल जी ने कहा। सौरभ बोला, तो यह सब आपको महंगे सपने देखने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक गरीब को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का कोई हक नहीं। आपको पता नहीं है यहाँ गरीबों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सौरभ ने पिता से चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा। मनोहर लाल जी बोले, बेटा, तेरी किस्मत हमारी तरह न हो, इसलिए हम पाई पाई जोड़कर तुझे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं ताकि जो दुख हमने झेले हैं वह तुझे कभी न झेलने पड़े। इसलिए खुद भगवान ने भी तेरा साथ दिया। तू बस गरीब और अमीर के भेद भूल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और अगर कोई तुझे परेशान करता है तो मैं आ जाता हूँ तेरे हेडमास्टर से बात करने। तू डर मत बेटा, हम गरीब हैं, कोई चोर नहीं, तो डर कर क्यों रहे। मनोहर लाल जी ने कहा तो सौरभ बोला, नहीं, खबरदार, जो आप कभी यहाँ आए तो मैं फिर यहाँ नहीं रहूँगा।
हालत देखी है आपने कभी अपनी? मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि आप मेरे पिता हैं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी किस्मत खराब है जो आपका बेटा बनकर पैदा हुआ। अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा और फिर आप लोगों की भी किस्मत बदल दूंगा। हर कोई अपने पिता की दौलत पर ऐश करता है, आप लोग अपने बेटे की कमाई पर ऐश करना। अब मेरा एक ही लक्ष्य है पापा, अमीर बनना। सौरभ ने कहा, बेटा, अमीर बनना या ना बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। हमारे लिए यही गर्व की बात होगी। और रही बात तेरे इस स्मार्टफोन की, मैं जल्दी भेजता हूँ। मेरा बेटा वहाँ अपनी पढ़ाई में मन लगा सके, उसके लिए इस गरीब पिता से जो बन पाएगा वह करेगा। मनोहर जी ने कहा। निर्मला जी ने अपने पास रखे हुए गहनों को बेच दिया और बेटे को स्मार्टफोन लेकर भिजवा दिया। उसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब अपनी अमीरी दिखाने के लिए सौरभ कुछ ना कुछ मनोहर लाल जी से मांग करता चला जाता है और उधर मनोहर लाल जी लोगों से कर्ज ले लेकर उसकी मांग पूरी करते चले जाते हैं ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आ पाए। अपने बेटे के करियर को बनाने के लिए मनोहर लाल जी दिन रात काम करते, लेकिन एक बार अगर लालच किसी के मन में घुस जाए तो खत्म कहाँ होता है। इस बात से मनोहर लाल जी भी बेखबर थे। मनोहर लाल जी बड़े भोले इंसान थे। इसी तरह समय निकलता चला गया और धीरे धीरे सौरभ पूरी तरह से बदल गया। उसे अपनी बस्ती, अपना घर, अपनी गरीबी, यहाँ तक कि अपने माता पिता से घिन होने लगी थी। अब उसने अपने माता पिता के पास फ़ोन करना बिल्कुल न के बराबर कर दिया था और कभी मनोहर लाल जी भी उसे फ़ोन करते तो वह उनसे ढंग से बात भी नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पापा से फ़ोन पर कहा, अब मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है, बार बार फ़ोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस घर आ जाऊंगा। उसके 1000 नाटकों के बाद भी उसके माता पिता उसके घर आने की बात से खुश हो जाते हैं। निर्मला जी सबसे कहती फिरती, अब हमारा सौरभ घर आ रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा, उसे हमारी तकलीफ ज़रूर दिखेगी। वो तो वहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा होगा उसे, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कब आने को कहा है उसने? पता नहीं, कह तो रहा था कि 1 महीने बाद, पर उसने दोबारा फ़ोन करने को मना किया है। अब इंतज़ार ही कर सकते हैं उसके न आने पर, मनोहर जी ने उदास होते हुए कहा। फिर मनोहर जी और निर्मला जी इंतज़ार करने लगे। 1 महीना बीत गया पर न सौरभ आया और न ही उसका फ़ोन लग रहा था। बेचारे परेशान मनोहर जी और निर्मला जी सौरभ का पता लगाने के लिए कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज से नौकरी लगने का पता चलता है। जब सौरभ अपनी पढ़ाई खत्म होने की बात मनोहर जी से कर रहा था, दरअसल उसकी नौकरी तभी लग गई थी, पर वह यह बात अपने माता पिता को बताना नहीं चाहता था। यह बात जब उसके माता पिता को पता चली तो उनका दिल टूट गया। पर अब वे सौरभ को कैसे ढूंढे? कुछ देर विचार करने के बाद मनोहर जी कहते हैं, निर्मला, जो रिक्शा मैं वहाँ चलाता हूँ वह अगर मैं यहाँ चलाऊँ तो आमदनी ज़्यादा होगी और जल्दी ही सबका कर्ज भी चुका पाऊँगा। साथ में सौरभ से भी मिलने की उम्मीद लगी रहेगी, वरना ऐसे तो मैं कर्जों के कर्ज और ब्याजों में डूबा चला जाऊँगा। जिस बेटे के लिए यह सब किया उस पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम क्या कहती हो? जैसा आपको ठीक लगे, मेरा क्या है, जहाँ आप वहाँ मैं, और है ही कौन। यह कहकर निर्मला जी रोने लगी। माँ बाप की जिंदगी को रोशन करने चला था, पर नहीं पता था कि इस तरह यह हमारा नाम रोशन करेगा। चलो अब यहाँ से। यह कहकर मनोहर जी अपने आंसू पोंछने लगे। समय बीतता गया और इधर मनोहर जी और निर्मला जी उसी शहर में अपना गुजर बसर करने लगे। बेटे की याद में निर्मला जी पूरे दिन घुटती रहती थी और फिर वो बीमार पड़ी और कभी नहीं उठी। बेटे को बार बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। पत्नी के सारी क्रियाक्रम पूरी करने के बाद मनोहर लाल जी की भावनाएं मर गई। वे दिन रात बस मशीनों की तरह काम करते और रूखा सूखा खा पी कर सो जाते। वे हर दिन रिक्शा चलाकर जो आमदनी होती उसे थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्ज चुकाना नहीं भूलते। उनकी इस लगन को देखकर उनके शहर का एक साहूकार कहता है, मनोहर लाल जी, मानना पड़ेगा, जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं इस उम्र में तुम कोल्लू के बैल की तरह काम करते हो।
मनोहर लाल जी बोले, बाबूजी, आप लोगों के कर्ज ने ही तो मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है, वरना मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। बस डर है कहीं आप लोगों का कर्ज चुकाने से पहले कहीं मर ना जाऊं। साहूकार जी ने कहा, ऐसी बातें मत करो मनोहर जी, तुम्हारी मेहनत और उम्र को देखते हुए मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम भी है जो इसी शहर में है। इससे तुम्हारी कमाई भी ज्यादा होगी और अपने इस भाड़े के रिक्शे का भाड़ा देने से भी मुक्ति मिल जाएगी। तुम जो भी कमाओगे वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। साहूकार ने कहा, ऐसा कौन सा काम है बाबूजी? मनोहर लाल जी ने कहा। फिर साहूकार ने कहा, मेरा एक दोस्त इसी शहर में है, उसे एक विश्वसनीय ड्राइवर की जरूरत है, और मेरी नज़र में तो तुमसे ज़्यादा विश्वसनीय और है ही कौन। वहाँ रहने के लिए एक घर और एक अच्छी पगार देगा। तुम बोलो क्या कहते हो, करना क्या है? साहूकार ने कहा। हाँ मालिक, करूँगा। मनोहर जी ने कहा, आपने तो मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दिया, पर बाकियों का कर्ज भी तो चुकाना है। ज़रूर करूँगा, मनोहर जी ने कहा, और फिर उस काम में लग गए। कुछ ही दिनों में मनोहर जी ने अपने स्वभाव की वजह से वहाँ के सेठ सुरेश जी के चहेते बन गए। घर में सुरेश जी अपने बाद किसी पर भरोसा करते थे तो वह मनोहर जी थे। धीरे धीरे मनोहर जी का मन सुरेश जी के घर में लगने लगा। उन लोगों के साथ रहकर बिल्कुल पराया नहीं लगता था। ऊपर से उनकी बिटिया ज्योति, जो हर बात पर मनोहर जी के कान खाए रखती थी। काका, मुझे वहाँ ले चलो, काका मेरे यह काम करवा दो, बस इसके आगे पीछे ही घूमती रहती थी। मनोहर जी भी ज्योति को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगे थे। एक दिन मनोहर जी सुरेश जी को लेकर उनके दफ्तर जा रहे थे कि तभी रास्ते में सुरेश जी बोले, मनोहर जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने तो। तुम कभी अपने बारे में नहीं बताते। पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो गया, बस इतना ही बताया। बच्चे नहीं हैं क्या तुम्हारे? साहब, बदकिस्मत हूँ मैं। एक बेटा था क्या है, पर मुझे तो यह भी नहीं पता वो है भी कि नहीं। यह कहकर मनोहर जी अपने आप बीती सुरेश जी को बताते हुए भावुक हो जाते हैं। छोड़ो मनोहर जी, तुमने अपना फर्ज ही निभाया। यह तो उसी की बदकिस्मती है जो ऐसे पिता को छोड़ गया, और देर सवेर ही सही इसका फल जरूर भोगेगा। मनोहर जी, तुम्हें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। मेरी बेटी ज्योति की सगाई है, तो तुम्हें उसके काका होने का पूरा फर्ज निभाना है। क्या कहते हो? मेरे बाद अगर वह किसी की सबसे ज्यादा मानती है तो वह तुम हो। सुरेश जी ने कहा। साहब, आप चिंता मत कीजिए, ज्योति बिटिया की सगाई में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, मनोहर जी ने कहा। मनोहर जी बिटिया की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर उनके बेटे के दर्द का घाव ज्योति बिटिया ने ही भरा था। आज ज्योति की सगाई थी तो सुबह से ही मनोहर जी भागा दौड़ी कर रहे थे, इसलिए थक कर एक जगह बैठ गए। और फिर उनकी भागा दौड़ी देख ज्योति नींबू पानी लेकर उनके पास जाती है और कहती है, सगाई में खुद को इतना थका लेंगे तो शादी में क्या होगा। चलिए पहले नींबू पानी पी लीजिए, अपनी हालत तो देखो, क्या हालत कर ली है। काका, आपने अपनी बिटिया तो चिंता मत कर, बहुत जान है इन बूढ़ी हड्डियों में, और मेरी बिटिया के लिए तो मैं डबल मेहनत कर सकता हूँ, मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सगाई में मनोहर जी बाहर कुछ काम कर रहे थे कि ज्योति के मंगेतर की कार दरवाजे पर आकर रुकती है। मनोहर जी उस कार की ओर देख रहे थे कि तभी सुरेश जी बाहर ज्योति के मंगेतर को लेने आते हैं। जैसे ही ज्योति का मंगेतर गाड़ी से निकलता है, मनोहर जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा सौरभ ही था। मनोहर जी बेटे को गले से लगाकर अपना दर्द कम करना चाहते थे। इतने में ही सुरेश जी बोले, मनोहर जी, बाहर क्या कर रहे हो? एक बार अंदर तो आओ। एक बार फिर अपनी भावनाओं को दबाकर मनोहर जी अपना फर्ज निभाने अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टेज पर अपने बेटे को देखकर वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और उसे गले से लिपटा कर रोने लगते हैं। समय का फेर देखिए, जहां सौरभ सबके सामने उन्हें पागल बताकर अपमानित करता है। ज्योति, जल्दी चलो, देर हो रही है। ज्योति की सहेलियों की आवाज़ों से मनोहर जी ख्यालों से बाहर आए।
ज्योति बोली, काका आप यहीं रुको, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। मनोहर जी ज्योति की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वे बेटे की सच्चाई सुरेश जी को बताने के लिए आगे बढ़े और फिर सोचा कि सगाई में इतने सारे लोग हैं, घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है, पर ज्योति बिटिया के साथ धोखा भी नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने पलटकर देखा कि तभी वे अपने पीछे सौरभ को खड़ा पाते हैं। सौरभ बोला, मतलब आपसे कभी मेरा पीछा छूट ही नहीं सकता। कितनी मुश्किल से भागा था आपसे, आपकी गरीबी से, पर आप फिर से मेरी जिंदगी में आ धमके। मुझे तो लगा था कि अब तक आप लोग भूखमरी से कहीं मर गए होंगे, पर नहीं, अभी भी जिंदा है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए किसी झोपड़ी में। सौरभ ने कहा, हाँ बेटा, मर ही तो गया हूँ, और सिर्फ तेरे लिए। मैं अब तुझे नहीं जानता, पर तेरी सच्चाई अब सुरेश जी को ज़रूर बताऊंगा। मनोहर जी ने कहा, खबरदार बूढ़े, जो किसी को कुछ भी बताया, नहीं तो इसका परिणाम ज्योति को भुगतना पड़ सकता है। सौरभ ने गुस्से से कहा। मनोहर जी सौरभ की इस बात से थोड़ा सा सहम जाते हैं, और अब वह क्या करें, ऐसे ही सोचते हुए बस सौरभ को जाता हुआ देखते रहे। पार्टी में अंगूठी की रस्म शुरू होने वाली थी कि वहां ज्योति आकर बोली, अटेंशन प्लीज, आज मैं आप लोगों को मेरे किसी खास से मिलवाना चाहती हूँ। यह आदमी मेरे लिए मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरे पापा के बाद अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो यही है, और वह है मेरे मनोहर काका। वैसे देखा जाए तो यह मेरे ससुर भी लगते हैं, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका नहीं मिल सकता। क्यों सौरभ, सही कहा ना मैंने? ज्योति के इतना कहते ही सौरभ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपने आप को इतना सम्मानित पाकर मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। पर माफ करना काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं, मुझे नहीं बनाना आपको अपना ससुर। क्योंकि जो लड़का अपने माता पिता को कामयाबी की सीढ़ी बनाकर उन्हें अकेला छोड़ सकता है, तो वो पत्नी को भी सीढ़ी नहीं बनाएगा, उसका क्या भरोसा है? कम से कम मैं तो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी सौरभ बोला, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप भूले जा रही हो? ज्योति ने खींचकर एक तमाचा सौरभ के गाल पर जड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर काका को नौकर कहा तो शर्म नहीं आती अपने पिता को नौकर कहते हुए? चौंको मत सौरभ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, और अब मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। तभी मनोहर जी बोले, बेटा इसके साथ ऐसा मत करो, यह तो अपने दोस्तों से कहकर आया है कि उसे अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शादी लॉटरी से हो रही है। बेचारा फिर कहीं का नहीं रहेगा। काका, कहीं का तो ये वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एक पिता के विश्वास का जो खून किया है, उसकी सज़ा तो इसे मिलकर ही रहेगी। इसने तो कहा था कि यह अनाथ है और बचपन में अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसता रहा है, इसलिए मुझे इससे इतना लगाव हो गया था, लेकिन बस बहुत हुआ। अब इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। काका, पुलिस को फोन कीजिए। इतना सुनते ही फिर सौरभ गिड़गिड़ाते हुए बोला, ज्योति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसने ज्योति का हाथ पकड़ लिया तो मनोहर जी ने एक जोरदार चाटा सौरभ को जड़ दिया और बोले, काश यह थप्पड़ तुझे पहले मार दिया होता तो शायद आज तू भी एक अच्छा इंसान होता। सौरभ की अब न तो नौकरी रही और न ही ज्योति नाम की लॉटरी। सौरभ चुपचाप सभी मेहमानों के बीच सर झुकाए वहां से चला जाता है। मनोहर जी धम से वहीं पर गिर पड़ते हैं। ज्योति ने दौड़कर मनोहर जी को संभाला और बोली, काका, यह समझ लीजिए कि आपने बेटा खोया है और एक बेटी को पाया है। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी इस बेटी की है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जिस प्यार और खुशी के लिए आप तरसते रहे हैं, वो सब आपके कदमों में लाकर रख दूं। मनोहर जी ने प्यार भरा हाथ ज्योति के सर पर रख दिया और खुशी खुशी परिवार के साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सारे घाव भर गए, लेकिन उधर सौरभ दर दर की ठोकर खाता फिरता रहा। न उसे कहीं नौकरी मिली और न ही कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।